जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आईआरबी वाला मास्टर में। आज से हम लोग पॉलिटी का टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और लगभग सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था। उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? उत्तर है 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? उत्तर है मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स को। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? उत्तर है कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? उत्तर है 4, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र शामिल विषय थे? उत्तर है सिविल, आपराधिक तथा नौसैनिक मामलों में। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी? उत्तर है प्रीवी काउंसिल में। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? उत्तर है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? उत्तर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? उत्तर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर। अगला प्रश्न है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी? उत्तर है ब्रिटिश सम्राट द्वारा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? उत्तर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अगला है अधिनियम 1786। पहला प्रश्न है, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था? उत्तर है 1786 के अधिनियम में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी? उत्तर है 1786 के अधिनियम से। अगला है चार्टर एक्ट 1793। पहला प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? उत्तर है 20 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? उत्तर है 1793 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? उत्तर है चार्टर अधिनियम 1793। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई? उत्तर है 1793 का चार्टर अधिनियम। अगला है चार्टर एक्ट 1813। अगला प्रश्न है, किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था?
उत्तर है 1813 के चार्टर द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। उत्तर है चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। उत्तर है चार्टर एक्ट 1813। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। उत्तर है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला है चार्टर एक्ट 1833। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए। उत्तर है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उत्तर है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, वह चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दिया गया था। उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। उत्तर है धारा 87। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथा सदस्य के रूप में का प्रावधान किया गया था। उत्तर है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला प्रश्न है, पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था। उत्तर है मैकाले को। अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1853। पहला प्रश्न है, पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था। उत्तर है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। उत्तर है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। उत्तर है चार्टर एक्ट 1853। अगला प्रश्न है, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ। इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई। उत्तर है मैकाले समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया। उत्तर है 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। अगला प्रश्न है, किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली। उत्तर है 1853 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। उत्तर है 1853 के अधिनियम के द्वारा। अगला एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1858। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था। उत्तर है वर्ष 1858। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया तथा और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा। उत्तर है वायसराय। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था। उत्तर है भारत के राज्य सचिव को। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। उत्तर है 1858 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था। उत्तर है 15 सदस्यीय भारत परिषद का। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। उत्तर है 1858 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था। उत्तर है उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना।
अगला एक्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। पहला प्रश्न है आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? उत्तर है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? उत्तर है 1861 का अधिनियम। अगला प्रश्न है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? उत्तर है वायसराय को। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की? उत्तर है विभागीय प्रणाली की। अगला प्रश्न है 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? उत्तर है न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल था? उत्तर है 2 वर्ष। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी? उत्तर है बंगाल 1862 ईस्वी। उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत 1866 और पंजाब 1897। अगला प्रश्न है वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? उत्तर है 5वें सदस्य के रूप में। अगला प्रश्न है वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? उत्तर है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन का अधिकार दिया गया? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर है 3। अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधान सभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला एक्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। पहला प्रश्न है केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई? उत्तर है न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16। अगला प्रश्न है बम्बई और मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई? उत्तर है न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 20। अगला प्रश्न है बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? उत्तर है अधिकतम 20 सदस्य। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना था? उत्तर है 2 वर्ष। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई थी? उत्तर है परोक्ष निर्वाचन रीति। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अगला प्रश्न है 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था? उत्तर है गवर्नर जनरल या वायसराय की पूर्व स्वीकृति। अगला प्रश्न है आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद में प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था? उत्तर है विश्वविद्यालयों, नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर। अगला प्रश्न है 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? उत्तर है प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं
केंद्रीय या प्रांतीय के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? उत्तर है पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति थी? उत्तर है परामर्शदात्री परिषदों जैसी। अगला प्रश्न है 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला एक्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909। पहला प्रश्न है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है मार्लो मिंटो सुधार के नाम से। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था? उत्तर है जनवरी 1910 में। अगला प्रश्न है 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर दी गई थी? उत्तर है 60 सदस्य। अगला प्रश्न है 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? उत्तर है 69। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? उत्तर है पृथक निर्वाचन। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर है लॉर्ड मिंटो को। अगला प्रश्न है भारतीय सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? उत्तर है मिश्रित निर्वाचक मंडल। अगला प्रश्न है वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है A.T. अरुंडेल। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? उत्तर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। अगला प्रश्न है केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था? उत्तर है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न है 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? उत्तर है सपरिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना। अगला प्रश्न है 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थी? उत्तर है 3। अगला प्रश्न है विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है अगला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919। पहला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी? उत्तर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? उत्तर है भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रस्तावना में समावेश था? उत्तर है अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। प्रश्न है ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया? उत्तर है दिसंबर 1919 में। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ था? उत्तर है 3 जनवरी 1921 को। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? उत्तर है द्वैत शासन। अगला प्रश्न है 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? उत्तर है 2 भागों में, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। अगला प्रश्न है हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? उत्तर है मंत्रियों की सलाह पर। अगला प्रश्न है आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? उत्तर है कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर।
अगला प्रश्न है, पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था। उत्तर है न्यायगमन नियमों के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? उत्तर है केंद्र सरकार का। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? उत्तर है संघात्मक सरकार की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत तथा निर्णय अंतिम होता था? उत्तर है गवर्नर का। अगला प्रश्न है, भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी? उत्तर है 9 प्रांतों में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी? उत्तर है एक सदनीय। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी? उत्तर है 1919 का अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? उत्तर है सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी। उत्तर है मनोनयन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? उत्तर है अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग। अगला प्रश्न है, प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था? उत्तर है 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। उत्तर है 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति निहित थी। उत्तर है गवर्नर में। अगला प्रश्न है, किस प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? उत्तर है वायसराय की अनुमति। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी? उत्तर है 1919 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया था? उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? उत्तर है कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव, आर्थिक बिल। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी? उत्तर है न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी? उत्तर है 3, 2 से बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल का मत अति आवश्यक था? उत्तर है आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम पर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था? उत्तर है 1919 भारत शासन सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में विहित विषय थे? उत्तर है नाविक, सेना, बाह्य संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक, तार, मुद्रा, ऋण, आय के साधन,
फौजदारी तथा दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय थे। उत्तर है स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागृह आदि। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था। उत्तर है कांग्रेस के मध्यवर्गीयों द्वारा। अगला प्रश्न है, मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई थी। उत्तर है 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु। अगला प्रश्न है, भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी, यह कथन संबंधित है। उत्तर है 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, किसने कहा था 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे स्वतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। उत्तर है महात्मा गांधी का। अगला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। पहला प्रश्न है, भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था। उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित किया था। उत्तर है अगस्त 1935 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है। उत्तर है भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की शासन। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थी। उत्तर है गवर्नर जनरल यानी वायसराय में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था। उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था। उत्तर है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था। उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत में से संबंधित कुल अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। उत्तर है 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई थी। उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था। उत्तर है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था। उत्तर है भारतीय राजाओं के लिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाली सभी रियासतों के शासक के लिए अनिवार्य था। उत्तर है अंगीकरण या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। उत्तर है ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधित्व के रूप में, संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थी। उत्तर है 3 संघीय सूची, जिसमें 59 विषय हैं। प्रांतीय सूची 54 विषय तथा समवर्ती सूची 36 विषय। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय थे। उत्तर है सशस्त्र सेनाएं, डाकतार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया था। उत्तर है गवर्नर जनरल के अध्यक्ष से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं को। है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था। उत्तर है गवर्नर जनरल या वायसराय तथा उसकी 3 सदस्यीय परिषद द्वारा। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता था। उत्तर है गवर्नर जनरल तथा उसके मंत्री मंडल द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया था। उत्तर है गवर्नर जनरल या वायसराय को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन था। उत्तर है भारत सचिव के।
1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृति की घोषणा करने का अधिकार था। उत्तर है गवर्नर जनरल के पास। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल सदनीय थी। उत्तर है द्विसदनीय। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल के सदनों में प्रावधानित सदस्य संख्या थी। उत्तर है उच्च सदन में 260 और निम्न सदन में 375 सदस्य। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है भारत सचिव के लिए अधिकतम 6 तथा न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्ति करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था। उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्ति निहित थी। उत्तर है ब्रिटिश संसद में को। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था। उत्तर है मंत्रिमंडल को। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था। उत्तर है विधानसभा के प्रति। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण करता था। उत्तर है गवर्नर। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक थी। उत्तर है गवर्नर की। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। उत्तर है बंगाल, बिहार, असम, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है। उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त आहूत किया जाता था। उत्तर है गवर्नर जनरल या वायसराय। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों के निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई थी। उत्तर है फेडरल न्यायालय यानी संघीय न्यायालय दिल्ली। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया है। उत्तर है 1935 के भारतीय अधिनियम से। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी। उत्तर है 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी। उत्तर है ब्रिटिश सम्राट के। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई थी। उत्तर है 1965। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता थी। उत्तर है प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री अधिकारिता। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। उत्तर है प्रिवी काउंसिल में। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रविष्ट किया गया था। उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा वर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था। उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दासता का आज्ञा पत्र कहा था। उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है किस वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया था क्योंकि हम समझते थे कि भारत हम पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था यह कथन था। उत्तर है सुभाष चंद्र बोस का। अगला है क्रिप्स मिशन 1942। पहला प्रश्न है क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था। उत्तर है 1942 में। अगला प्रश्न है किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। उत्तर है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में।
अगला प्रश्न है, किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा? उत्तर है क्रिप्स मिशन। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें शामिल होंगी, यह प्रस्ताव लाया गया था? उत्तर है क्रिप्स मिशन के माध्यम से। अगला प्रश्न है, प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रदान किया गया था? उत्तर है क्रिप्स प्रस्ताव में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? उत्तर है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? उत्तर है क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? उत्तर है क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल 2 डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? उत्तर है महात्मा गांधी। अगला है कैबिनेट मिशन 1946। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत आया था? उत्तर है मार्च 1946 में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? उत्तर है स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है, वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान किया? उत्तर है कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था? उत्तर है प्रति लाख जनसंख्या पर प्रति 10 लाख। अगला प्रश्न है, किस मिशन ने संविधान निर्माण का निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्योचित और व्यवहार योजना बताया था? उत्तर है कैबिनेट मिशन ने। अगला प्रश्न है, किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? उत्तर है कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या थी? उत्तर है 389। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? उत्तर है 296। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के लिए कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे? उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण में देशी रियासतों के लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? उत्तर है 93। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था? उत्तर है 3, मुस्लिम, सिख और सामान्य। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन प्रदान किया गया था? उत्तर है रियासतों के प्रमुखों द्वारा।